तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। जो पैथोलॉजी की जो हमने सीरीज जो प्लेलिस्ट जो शुरू करी है उसमें पहला टॉपिक अपना हो गया था। तो सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले जाके पहला टॉपिक देख लें, जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या है, शब्द कहाँ से आया, शब्द का मीनिंग क्या है, कौन सी भाषा का है, जनक कौन है और इसकी डेफिनेशन क्या है। देन हमने देखा था पहले टॉपिक में इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का महत्व क्या है हमारे लिए, और देखा था स्कोप, दायरा, इसका भविष्य, इसका स्कोप, इसका दायरा क्या है, क्यों हमें पैथोलॉजी की जरूरत पड़ी। ठीक है, वो चीज हमने क्लियर कर ली थी। आज अपनी सेकंड क्लास बीएससी एग्रीकल्चर होनर सेकंड सेमेस्टर प्लांट पैथोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इसका इतिहास अपने को देखना है। ये एक बार मैं सिलेबस दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, उसके बाद अपन शुरू करते हैं इसको। पेन कहाँ गया। ये टॉपिक नंबर सेकंड देख लो आप। टॉपिक नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ये चीज हमने क्लियर कर ली है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट चेक कर लो। सेकंड है अपना हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क्स। इंडियन वर्क्स देखो, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान का इतिहास विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क्स। क्या विद स्पेशल रेफरेंस, विशेष किसके बारे में पढ़ रहा है, इंडियन वर्क्स, भारत के अंदर क्या क्या चीजें हुई उनके बारे में अपने को देखना है। तो सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं अपन बिना टाइम खराब किए हुए। ये लो, सबको दिख रहा होगा आई थिंक, उम्मीद करता हूं मैं। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं पुराना, क्योंकि अपने को क्या चीजें लॉन्ग टर्म याद रखनी है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। थोड़ा सा याद करवा देता हूं मैं क्या क्या पढ़ लिया था। प्लांट पैथोलॉजी मैंने बताया था, जिनके पीछे वाई होता है, क्या होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। क्लियर, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ था। पहला शब्द का मतलब था अपना पौधा, ठीक है। दूसरे शब्द जहां अपना था पैथोस, उसका मतलब था व्याधि, व्याधि या कोई रोग या एबनॉर्मलिटी या कॉन्सिनेंस कह सकते हैं, सफरिंग उसको अपन कह सकते हैं, ठीक है, व्याधि या पीड़ा उसको कह सकते हैं। और तीसरा जो अपना शब्द था लोगस, उसका मतलब था अध्ययन करना, अध्ययन या स्टडी करना, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं एक पौधा जिसके अंदर रोग लगा या ऐसा कॉन्सिनेंस, उत्तेजना पैदा हुई या उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी, ऐसी असामान्यता उत्पन्न हुई कि वो उसकी जो जनरल क्रियाएं कर रहा था, उसकी जितनी भी नॉर्मली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस थी उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, ऐसी माल फॉर्मेशन प्रोसेस उसके अंदर हुई कि उसका कहीं ना कहीं उसकी लाइफ साइकिल उससे इफेक्ट होती है, उसका प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी वो कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होती है, उसको रोग अपन कहते हैं। ये पैथोलॉजी के शब्द से अपने पास निकल के आया। फिर मैंने बताया इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन में अपन 3 चीज पढ़ेंगे इसके बारे में। पहली चीज क्या पढ़ेंगे, पैथोजन मतलब फैक्टर, FECTR, फैक्टर मतलब कारक। बेटा कारक का मतलब हो गया किसकी वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। पहली चीज तो ये कि वो कारक कौन सा है। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे अपन, ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी को बोलते हैं हेतु की। हेतु की के अंदर क्या आता है, ये मैंने पूरी चीजें पढ़ा रखी है बहुत प्यार प्रेम से, दोबारा मैं रिवाइज करा रहा हूँ। हेतु की के अंदर क्या आता है, प्रोसेस, ठीक है। ये कोई पौधा है, स्वस्थ पौधा है, ये कोई फैक्टर है। अब ये फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी ये हो सकता है। बेटा लिविंग के अंदर ये कोई भी आपका जीवाणु हो सकता है, ठीक है। नॉन लिविंग के अंदर क्या हो सकता है, कैल्शियम की कमी से हो गया, ठीक है, जिनको अपन डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जो अपन 3rd क्लास में देखेंगे। तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर भी ये कोई हो सकता है, या फिर ये वायरस भी हो सकता है। तो इसके बारे में कि ये कौन है, दूसरा ये इसके पास कैसे आया और आकर इसको किस प्रकार से प्रभावित किया, किस प्रकार से इनमें इन्फेक्शन किया, इनके बीच में इंटर बिटवीन रिलेशन क्या है, दोनों के अंदर सह संबंध क्या है, वो चीज अपने को देखनी है, उसको कहेंगे अपन ईटियोलॉजी। अब ये जब यहाँ पे आ गया, रोग लगाने की तरीके से आया, तो ये तो है नहीं बेटा कि ये लाभ पहुंचाएगा फसल को, नुकसान ही पहुंचाएगा ना, नुकसान पहुंचाएगा। इसमें कुछ पीड़ादायक लक्षण, सिम्टम्स वो डालेगा, सिंड्रोम अपने को इसमें दिखेंगे, कुछ पौधे को कुछ कॉन्सिनेंस होगी, उत्तेजना होगी, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होएगा। उस चीज इफेक्ट होएगा तो क्या होगा, इसमें लॉसेज होंगे, क्या होगी, हानि होगी अपने को, ठीक है। किसी भी प्रकार से हो अपने को हानि होनी है, वो चाहे उस उत्पादन, कोई पौधा था गेहूं का पौधा, सीधा सा समझो ये गेहूं का पौधा है, इस पे कोई कवक आ रहा है, ठीक है, कोई फंजाई आ रहा है, तो अपने को इसके बारे में पता है पहले तो कि ये कवक है। दूसरा ये आके इसको किस प्रकार इफेक्ट कर रहा है, किस प्रकार इन्फेक्शन कर रहा है, किस प्रकार खुद को यहाँ पे स्थायी कर रहा है और इसको प्रभावित कर रहा है, इसको बोल दिया ईटियोलॉजी। अब ये आ ही गया तो इसको नुकसान करेगा, उसको बोलेंगे लॉसेज। अब नुकसान हो गया है तो किसान क्या करेगा, इसको भगाने के लिए कवकनाशी यूज करेगा। तो लॉसेज के बाद में जो कंट्रोल मैनेजमेंट आ गया,
प्रबंधन जिसको अपन कहते हैं नियंत्रण प्रबंधन, ये चार चीज किसमें आती है, पैथोलॉजी में आती है, और इसी को पैथोलॉजी कहते हैं अपन। पैथोलॉजी की डेफिनेशन भी ऐसी है, ठीक है, इसी को पैथोलॉजी कहेंगे। किस किस को, रोग कारक, रोग कारक की हेतु की ईटियोलॉजी, उससे होने वाले लॉसेस और उनका कंट्रोल क्या कहलाता है बेटा, अपना पैथोलॉजी कहलाता है। एक बार मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादप रोग के कारकों, पादप रोग विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादप रोग के कारकों मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब पैथोजन, भाई रोग फैलाने वाला कौन है यार, ऐसे समझा हुआ है ये, फिर भी दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। पैथोजन है रोग फैलाने वाले कारकों व रोग कारकों की हेतु की ईटियोलॉजी, पूरा प्रोसेस किस प्रकार पास आ रहा है, किस प्रकार नुकसान कर रहा है वो सारा, तथा उससे होने वाले नुकसान व उनका नियंत्रण प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बता दिया मैंने, ठीक है, ईजे बटलर इंडिया और एंटोन डी बेरी। आगे चलते बेटा हिस्ट्री देख लेते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्लास को बहुत। सबसे पहले आता है इसमें आयरलैंड में अकाल, जिसको बोलते हैं आयरिश फेमाइन। क्या बोलते हैं भाई, आयरिश फेमाइन या आयरलैंड अकाल, आयरलैंड अकाल। और पैथोलॉजी के ये पहली जो क्लास थी उसमें से डेफिनेट क्वेश्चन आएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बताइए या स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बताइए। पैथोलॉजी की डेफिनेशन लिखिए, कन्फर्म मैं कह रहा हूँ 101% आएगा, तो उस क्लास को यार जरूर देख लेना। और एक और चीज, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फ्री ऑफ कोर्स, सारी चीजें आपके लिए, जेनेटिक्स की क्लासें हमने चलवा रखी है, एंटोमोलॉजी की हम क्लासें कर रहे हैं, क्रॉप फिजियो में करवाऊंगा, प्लांट पैथो में करवा रहा हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स में करवा दूंगा, फिर भी उन पर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो यार फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमने वन शॉट क्लास ले ली थी, गेस्ट पेपर डाल दिया था, आपने कर लिया, 12वीं में पढ़ गया है। पैथोलॉजी में मैं गेस्ट पेपर डालूंगा, गेस्ट पेपर, और उसमें मैंने दे दिया ईटियोलॉजी समझाइए, तो तुम क्या एक दिन में क्या उम्मीद करते हो ईटियोलॉजी पढ़ के पास हो जाओगे? भाई बैकलॉग लग जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ लो यार, थोड़ा सा, 24 घंटे में 2 घंटे पढ़ लिया करो, क्लास देख लिया करो, थोड़ा सा नोट्स बना लिया करो। आप सोच रहे हो ना वन नाइट फाइट, वो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, सेकंड सेमेस्टर के बाद बेक लगना शुरू हो जाती है बेटा। तो वो एक तो यार पढ़ना चालू करो, उन क्लासेस को देखो, आपके लिए ये वो हमारे टीचर्स को आता है ऑलरेडी, वो चीजें मुझे आती है, ये चीजें मैं आपको ही समझा रहा हूँ इतना डीपली ना। मेरे को क्या आपको क्या लगता है मेरे को पैथोजन या कारक क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये मेरे को आता नहीं है क्या? आता है मेरे को, मैं आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो, उनपे रेस्पॉन्स मतलब ना के बराबर रेस्पॉन्स आ रहा है। 200 बच्चे उनको देख रहे हैं, वो भी पूरी नहीं देख रहे, शुरू की देख रहे हैं, तो बुरा लगता है, आगे मन नहीं होता टीचर को बुलाने का, है ना। तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा आपके जो कॉलेजेस के ग्रुप है उनमें भेजो, बच्चों को भेजो, और यार पढ़ो बस, ठीक है ना, पैसे तो ले ही नहीं रहे ना। देखो ये चीज देखो, यहाँ से एक बार इसको हटा देता हूँ, शुरू से देखो, अपन देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, कैसे प्लांट पैथोलॉजी का ओरिजिन हुआ था, क्यों आई प्लांट पैथोलॉजी आई, क्यों आयरलैंड में अकाल पड़ा, इसको आयरिश फेमाइन भी बोलते हैं, आयरिश फेमाइन। ये पड़ा था 1845 में। कब पड़ा था बेटा? 1845। इसको कैसे याद रखना, भूल जाते हैं कई बार। आयरलैंड में कितने शब्द हैं? आयरलैंड 1 2 3 4 5 शब्द है, तो 5 याद रखना, 45, 1845, लास्ट में 5 आएगा, क्योंकि जब एग्जाम में ऑप्शनल में आता भूल जाते हैं अपन, याद रखना। आयरलैंड में अकाल पड़ा कब? 1845 में पड़ा। अब आगे देखते हैं इसको, ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट मतलब देखो ब्लाइट 2 होती है, जब रोगों का अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उस टाइम में बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, अभी अपने को सिर्फ हिस्ट्री देखनी है। लेट ब्लाइट बोलते हैं अपन, लेट पछेती अंगमारी। लेट का मतलब क्या होता है भाई? लेट हो गया हमें, ठीक है, बाद में आया, इसको बोलते हैं पछेती, पछेती अंगमारी, अंगमारी रोग। एक होता है अगेती, अल्टरनेरिया से, देखो अगेती का नाम आते, अल्टरनेरिया आ गया, अल्टरनेरिया कवक, ठीक है। पछेती मतलब फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस से होता है। किससे होता है? हिंदी में लिख देता हूं, फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस, इन्फेंटिस, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस। ये क्या पढ़ रहे हैं? याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीज। आयरलैंड में अकाल पड़ा सन 1845 में। कब पड़ा? आयरलैंड में अकाल पड़ा सन 1845 में। और किसके कारण पड़ा? ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती अंगमारी या पछेती झुलसा, झुलसा बोलते हैं इसको, पछेती झुलसा रोग। पछेती झुलसा रोग के कारण आलू के अंदर, आलू में पछेती झुलसा रोग लगा, जिसके कारण क्या हुआ? आयरलैंड में अकाल पड़ा सन 1845 में। और कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है?
कोजल ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है इसका? फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस। क्या नाम है बेटा? फाइटोप्थेरा इन्फेंटेंस। फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, फाइटोप्थेरा इन्फेंटेंस। अब देखो आगे, इन आयरलैंड मतलब यूरोप। क्लियर? आगे चलते हैं, इसी के बारे में दूसरी चीज देखते हैं, यहां तक क्लियर? ड्यू टू दिस डिजीज 1.2 मिलियन पीपुल डाई ड्यू टू स्टारवेशन। इस रोग के कारण 1845 के अंदर बेटा आयरलैंड के अंदर, यूरोप के अंदर आयरलैंड में एक अकाल आया 1845 में, जो कि किसके कारण आया? आलू के अंदर एक रोग लग गया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि किससे होता था? उसका कोजल ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है, जो फैक्टर है, जो कारक है, वो क्या था? एक कवक था। कौन सा था? फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस, वो कवक था। और क्या हुआ? ये जब रोग आया, ड्यू टू दिस डिजीज 1.2 मिलियन पीपुल डाई टू स्टारवेशन। ये जब रोग आया तो वहां पे आलू जो था, जितना स्टोरेज किया होता, जितना लगाया हुआ था, सारा आलू नष्ट हो गया। और वहां के लोग उस टाइम आलू ही खाते थे, गरीब देश था, तो वहां पे खाने की कमी हो गई और भूख के कारण 1.2 मिलियन पीपुल वहां पे मर गए ड्यू टू स्टारवेशन। भूख के कारण वो मर गए, ठीक है? इसलिए इसको याद रखा जाता है। ड्यू टू दिस इंसिडेंस, इस घटना के बाद, ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी ओरिजिन। इस घटना के बाद एक क्वेश्चन आएगा, कौन सी घटना के बाद या कौन से अकाल के बाद प्लांट पैथोलॉजी का आविष्कार हुआ या उसकी आवश्यकता महसूस हुई? तो वो है क्या? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का रोग का अगर पूछे किस रोग के बाद पैथोजन या पैथोलॉजी की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुआ, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि कोजल ऑर्गेनिज्म है, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस, 1845 आयरलैंड में अकाल हुआ, उसके कारण। ठीक है? अब कैसे हुआ वो समझना, इस चीज को देखना, बहुत प्यारी चीज है। ड्यू टू दिस इंसिडेंस, इस घटना के बाद, ब्रांच ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ओरिजिनेटेड, उसका आविष्कार हुआ। जब पहले रोग वोग समझते ही नहीं थे, इतना कभी हुआ ही नहीं, 2-4 आलू खराब हो गए, फेंक दिया, ये नहीं पता था इसमें कवक लग गया, रोग हो गया, क्या करें, इलाज करें, फेंक देते थे, और आलू कोई काम में नहीं लिया, कोई भी फसल में। पर क्या हुआ? सारे खत्म हो गए, भूखे मरने लग गए 1.2 मिलियन लोग। जब वो खत्म हो गए भूख के कारण, स्टारवेशन, भूख के कारण मर गए, तब फिर ये चीज दिमाग में कि यार ऐसा क्या हो गया, इससे क्या बच्चा कैसे जाइए, क्या कारण हुआ, क्यों ये सारे आलू खत्म हो गए? तब जाके प्लांट पैथोलॉजी का क्या हुआ? ओरिजिन हुआ। और वो किसने किया वो भी देखो, आगे देखते हैं। डिटेल्ड स्टडी मतलब विवरण में, डिटेल स्टडी ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसने की थी? एंटोन डी बेरी ने की थी। एंटोन डी बेरी, जो कि क्या है, इसी कारण उनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड, एंटोन डी बेरी। और इंडिया की बात करें बेटा, कौन है? इजे बटलर, इंडिया इजे बटलर, वर्ल्ड एंटोन डी बेरी। अब इसको कहानी के रूप में सुना देता हूं पहले इसको थोड़ा सा। हाँ, ये यहाँ पे एक रोग अपना कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की। आई कैसे प्लांट पैथोलॉजी, जरूरत क्यों पड़ी अपने को प्लांट पैथोलॉजी की? तो इसका ये जो वाला है उसको मैं कहानी की तरह सुनाता हूँ एक बार आपको। हुआ क्या, 1845 में आयरलैंड के अंदर एक बहुत तगड़ा भूख वो आया, अकाल आया, सूखा आया, ठीक है, जिसमें 1.2 मिलियन लोग खत्म हो गए भूख के कारण, तड़प तड़प के मर गए। क्यों? क्योंकि वहां का जो आलू था वो सारा खत्म हो गया, सारा खराब हो गया, उसमें एक रोग लग गया। तो पहले लोगों ने देखा यार ऐसी क्या चीज है ये, तो उसके बारे में सबसे पहले जो स्टडी की वो था आलू का कौन सा? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता था? आपके फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस के कारण होता था, 1845 में हुआ। उसके बारे में, उसके बाद ही पैथोलॉजी की जरूरत महसूस हुई कि यार ऐसे पौधों में रोग भी लगता है कोई, और इतनी भारी स्थिति भी आ सकती है क्या, तब पैथोलॉजी की। और उस टाइम एंटोन डी बेरी जो थे भाई साहब अपने, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले विवरण में स्टडी की, तो इसलिए इसको क्या कहा? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड, एंटोन डी बेरी। और भारत के अंदर किया इजे बटलर ने। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। सेकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, पहला वाला भी है। कॉफी लीफ रस्ट, कॉफी का पत्ती का, ठीक है, कॉफी लीफ रस्ट। ये रोग है एपिडेमिक के रूप में शिलोंग श्रीलंका में आया। एपिडेमिक यानी महामारी जिसको कहते हैं। अब एपिडेमिक क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है चौथा टॉपिक उसमें पढ़ाऊंगा बेटा। अभी अपन सिर्फ हिस्ट्री देख रहे हैं, ज्यादा जानकारी अपने को नहीं लेनी, एंटोन डी बेरी की तरह जनक नहीं बनना है अपने को, ठीक है। पर ये क्वेश्चन है ना आपके डब्ल्यू प्री पीजी CUT PG, ठीक है, जो एंट्रेंस लगते हैं उनमें सब में आता है बेटा, ICR JRF उनमें, तो थोड़ा उस लेवल से पढ़ रहे हैं अपन, है ना। कॉफी लीफ रस्ट 1875 में, कब बेटा? 1875। वो कब था अपना? 1845, 1845। 5 से याद रखना, आयरलैंड 5 अक्षर है, 1845। उसके बाद 1845 के बाद 1875 कॉफी लीफ रस्ट एपिडेमिक के रूप में कहां पे? शिलोंग श्रीलंका की पहाड़ियों में, शिलोंग श्रीलंका की पहाड़ियों में। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या था?
हेमिलिया वेस्ट्रिकोला, हेमिलिया वेस्ट्रिकोला क्या था बेटा, हेमिलिया वेस्ट्रिकोला, हेमिलिया वेस्टेटिक्स या हेमिलिया वेस्ट्रिकोला, दोनों में से कुछ भी अपन इसको कह सकते हैं, हेमिलिया वेस्ट्रिकोला। ये क्या था, सेकंड अपना रोग था, कौन सा, कॉफी लीफ रस्ट, 1875, कहाँ पे, शिलोंग श्रीलंका में। इसको देखते हैं, इसका गण जो था वो था पक्षीनिया, पक्षीनिया गण था किसका, कोजल ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बात कर रहे हैं, पक्षीनिया का था ये कवक। इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, ये जो रोग है इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कॉफी लीफ रस्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया के अंदर, कहाँ से आया सर्वप्रथम, तो कहाँ से आया बेटा, वो शिलोंग श्रीलंका से आया वो रोग, ठीक है। और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, हेमिलिया वेस्ट्रिकोला। आगे चलते हैं बेटा, हेमिलिया वेस्ट्रिकोला, शिलोंग श्रीलंका, 1800 बताओ, पहला था अपना 1845, पहला था 1845, दूसरा 1875। तीसरे रोग के बारे में आते हैं, महत्वपूर्ण रोग है बेटा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के अंदर डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू या मर्दुल रोमिल आशिता या तुला आशिता इसको बोलते हैं, मर्दुल रोमिल आशिता या तुला आशिता अंगूर के अंदर। अब शब्द में ही देखना, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर ये देखा गया सबसे पहले कब, 1878 में बेटा। पहला देखा 1845 आयरलैंड फेमाइन, आलू में पछेती जुलसा के कारण, जो फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस के कारण हो रहा था, और इसी की वजह पैथोलॉजी का उत्पत्ति हुई। और किसने जनक माना सबसे पहले, किसने स्टडी करी, एंटोन डी वेरी ने करी बेटा। उसके बाद में हमने दूसरा रोग देखा, कौन सा, कॉफी का रस्ट रोग, कब देखा बेटा, 1875 में देखा। कहाँ पे देखा बेटा, ये आयरलैंड में देखा बेटा, ये देखा हमने शिलोंग श्रीलंका में, ठीक है बेटा। तीसरा रोग हमने देखा जिसका अपना क्या था, शिलोंग श्रीलंका में कॉफी लीफ रस्ट देखा, जिसका हेमिलिया वेस्ट्रिकोला कोजल ऑर्गेनिज्म था, जिससे फैलता था। थर्ड हमने देखा डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर, कब देखा बेटा, 1878 में, 1878 में, 78 में, ठीक है। कोजल ऑर्गेनिज्म क्या था इसका, प्लाज्मोस्पोरा वर्टिकोला, प्लाज्मोस्पोरा वर्टिकोला। अंगूर के अंदर ये देखो, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इन फ्रांस, कब, 1878। कोजल ऑर्गेनिज्म क्या था, प्लाज्मोस्पोरा वर्टिकोला बेटा, क्या था, प्लाज्मोस्पोरा वर्टिकोला। आगे देखो, इन 1800 अपन इसको बोल सकते हैं 1885, 1885 ये रोग लगा 1878 में। इस रोग के इलाज के लिए इतने दिन रिसर्च किया, और 1885 में पीएमए मिर्लाडेट, पीएमए मिर्लाडेट एक नाम है वैज्ञानिक का, पीएमए मिर्लाडेट ने बोर्डेक्स मिश्रण का क्या किया, खोज की। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि बोर्डेक्स मिश्रण का, बोर्डेक्स मिश्रण जो आपने देखा है तनों पे लगाते हैं नींबू वर्गीयों में, ठीक है, इन पे, और रोगों के नियंत्रण के लिए, सुरक्षा के लिए बोर्डेक्स मिश्रण जो आता है वो, उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो भी डाल रखा है प्रैक्टिकल, जब हम केवीके में कर रहे थे उस टाइम का वीडियो है वो, कोटपुतली केवीके जो है ना, यहाँ पे है वो पनियाला मोड़ है ना, वहां पे जो केवीके है ना, उसमें वहां पे नींबू के पौधों पे बोर्डेक्स मिश्रण जो है उसका पेस्ट हमने लगाया था खुद के हाथों से। तो अब बात आती है यहाँ से कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स फ्रांस में 1878 में देख लिया, प्लाज्मोस्पोरा वर्टिकोला उसका कोजल ऑर्गेनिज्म था, इसको हिंदी में बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, मर्दुल रोमिलाशिता, तुलाशिता रोग। फिर आता है 1885 में एक वैज्ञानिक पीएमए मिर्लाडेट, इसने क्या किया, बोर्डेक्स मिश्रण का खोज किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। आगे चलते हैं बेटा, बोर्डेक्स मिश्रण का इसमें दिया हुआ है संगठन, बोर्डेक्स मिश्रण में जो CuSO4 है वो रखते हैं 5 पाउंड। अब ये पाउंड है, ये क्या है, वहां की उस टाइम की क्या थी, 1885 में तोलने की एक इकाई है, वजन तोलने की। 5 पाउंड क्या लिया उन्होंने, CuSO4 लिया। लाइम चूना कितना लिया उन्होंने, 5 पॉइंट, और उन्होंने लिया क्या, वाटर 50 गैलन, पानी को, तरल को किसमें, गैलन में मापा उस टाइम, 50 गैलन ये लिया, और उन्होंने ये बना दिया बोर्डेक्स मिश्रण। तो बोर्डेक्स मिश्रण की खोज किसने की, इन 1885 प्रोफेसर पीएमए मिर्लाडेट ने बोर्डेक्स मिश्रण को खोजा, और ये बोर्डेक्स मिश्रण का हो गया काम। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चौथा, बंगाल में अकाल। भाई ये पढ़ा होगा, आयरलैंड में अकाल और बंगाल में अकाल, बहुत महत्वपूर्ण। बंगाल में अकाल है 1943, याद कैसे रहेगा, बंगाल। कितने अक्षर हो गए बेटा, 1 2 3 हो गए ना, तो ये हो गया अपना 1943 में। और आयरलैंड में कितने थे, 5, मतलब 1845 में बेटा। उसके बाद 1875 में बेटा कॉफी लीफ रस्ट और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और 1943 में कौन सा है, बंगाल में अकाल आया। भाई बंगाल में फिर से अकाल पड़ गया। बंगाल में क्यों पड़ा, ड्यू टू ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन लीफ स्पॉट को बोलते हैं धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग।
धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग जो है, धान के अंदर भूरी पत्ती धब्बा रोग हो जाता है। यहाँ पे देखो, बंगाल फेमाइन इन 1943 ड्यू टू ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन लीफ स्पॉट भूरी पत्ती धब्बा रोग ऑफ राइस मतलब चावल का या धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण हुआ। कब हुआ बेटा? 1943 में हुआ, 1943 में हुआ। ठीक है, रोग कारक क्या था? कोजल ऑर्गेनिज्म, धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग, हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी। किसके कारण? हेलिमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ओराइजी। धान का नाम क्या है बेटा? ओराइजा सेटाइवा। कुल क्या है? ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल, तो ओराइजी आ गया। ठीक है, हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी इसका कोजल ऑर्गेनिज्म था। अब देखो, 2 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। जब बंगाल में अकाल पड़ा तो सारा जो धान था अपना वो हो गया खत्म। किसके कारण खत्म हो गया बेटा? धान का जो भूरी पत्ती धब्बा रोग था उसके कारण, जिसके कारण क्या 2 मिलियन लोग मर गए, 2 मिलियन। ये भी इतिहास में बहुत बड़ा वो है कि पैथोलॉजी क्यों खोज हुई, क्यों इतने इतने अपने पास इंसिडेंट्स हो रखे हैं, इतनी इतनी दुर्घटना अपने साथ हुई है कि अपने को खोजना ही पड़ा कि यार ऐसी क्या चीज है कि सारी फसल को ही नष्ट कर रही है। फिर अपने को धीरे धीरे पता चल गया यार ये तो पैथोजन है, इसको रोग कारक कहते हैं, इसकी वजह से फैल रहा है। ये इसको लारा कौन है? उसको बोलेंगे वाहक या वेक्टर, जो चौथी क्लास में पढ़ेंगे, 3rd क्लास में। वेक्टर ला रहा है इसको। वेक्टर कौन है इसका? ये क्या है? ये इसकी खोज की। ये जीवाणु है, विषाणु है, क्या है? विषाणु है, तो विषाणु को मारने वालों की खोज की, इससे नुकसान हो रहा है उससे बचत की खोज की, तो वो पूरी पैथोलॉजी खोज हो गई। किसने की? एंटोन डी बेरी, एंटोन डी बेरी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डी बेरी। और इंडियन प्लांट पैथोलॉजी इजे बटलर बेटा। ठीक है, बंगाल में अकाल पड़ा, इसको समझाता हूं बेटा मैं तुम्हें। यार तुम्हें समझ में तो आता है ना मैं पढ़ाता हूं वो, है बेटा? समझ में तो आता है ना मैं पढ़ाता हूं वो। पर यार तुम जो रेस्पॉन्स मैं चाहता था, मेरी खुद की स्टडीज, प्रोजेक्ट वर्क सबको रोक के मैं कैसे जैसे मैनेज करके क्लासे अपलोड कर रहा हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इनमें, बस तुम्हारी डिमांड थी। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया, अब भी पढ़ाना चाहता हूँ और सब्जेक्ट भी कराना चाहता हूँ, पर यार पता नहीं क्यों मन नहीं करता मेरा अब। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब हम करते हैं और फिर सिर्फ आपको तो शेयर करना होता है, मेरे को तो नोट्स बनाने होते हैं, रिकॉर्ड करना होता है, सिलेबस देखना होता है, अपलोड करना होता है, थंबनेल बनाना होता है, आपको तो पढ़ना होता है और उसको लाइक करके अगले बच्चे तक भेजना होता है, उसमें आपको लोड पड़ता है। कोई बात नहीं भाई, सबके अपने अपने कर्म है। बंगाल में अकाल पड़ा बेटा, कब? 1943 में पड़ा। क्यों पड़ा बेटा? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस के कारण, धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण, जो किससे फैलता है बेटा? हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी के कारण फैलता है। इससे क्या हुआ बेटा? 2 लाख लोग मर गए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी। उसके बाद में देखते हैं बेटा 5वां रोग। इन 1944 1944 में क्या हुआ बेटा? सेलमैन और वैक्समैन, एक वैज्ञानिक का नाम है एस वैक्समैन बोल सकते हैं, शॉर्ट में एस वैक्समैन, एस वैक्समैन, या पूरा बोले तो सेलमैन वैक्समैन। डिस्कवर्ड, इसने क्या खोजा था? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम सुना होगा आपने, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? एस वैक्समैन ने। महत्वपूर्ण है बेटा, प्री पीजी, डब्ल्यूओ, एएफओ सबके लिए महत्वपूर्ण है। किसने की थी? सन 1944 में एस वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन की क्या की? खोज की बेटा। ठीक है, जीवाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक है, जीवाणु रोधी है ये। अब देखो, नॉट फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो थी पेनिसिलिन। कौन थी? पेनिसिलिन थी, जो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। क्या यहाँ पे अपन बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की। स्ट्रेप्टोमाइसिन की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीवाणु वाले रोग पड़ रहे हैं, तो जीवाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसको सबसे पहले किसने खोजा था? सेल्समैन वैक्समैन या एस वैक्समैन ने खोजा था। कब खोजा था बेटा? 1944 में उसने खोजा। ये 1945 में रोग था, 1944 में 1943 में 1944 में उसने खोजा जीवाणुओं को रोगों के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन। और बात करें पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने की थी, और पेनिसिलियम नोटेटम कवक से उसको संश्लेषित किया था या बनाया था। ठीक है, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स भी इसे कहते हैं। फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर अपन देखें तो किसको कहेंगे? एस वैक्समैन ने कहेंगे। एस है यहाँ पे, एस वैक्समैन को कहेंगे। और अगर बात करें फादर ऑफ पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किससे निकाला था? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से निकाला था बेटा। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
1966 के अंदर बेटा दो वैज्ञानिक थे, स्मेलिंग एंड कुल्का, दो वैज्ञानिक थे। कब? 1966 के अंदर स्मेलिंग एंड कुल्का। इन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड फर्स्ट कवकनाशी, पहले कवकनाशी की खोज की कार्बोक्सिन के रूप में। किसके रूप में? कार्बोक्सिन। फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड। यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला सिस्टेमिक फंजीसाइड कौन सा था? कार्बोक्सिन। दूसरा, कार्बोक्सिन की खोज कब हुई? 1966 में। तीसरा, कार्बोक्सिन की खोज किसने की बेटा? स्मेलिंग और कुल्का, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलकर की 1966 में, जो कि क्या था? डिस्कवर्ड फर्स्ट कवकनाशी। पहला क्या था? फंजीसाइड था। अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले खोजा गया फंजीसाइड या कवकनाशी है तो कौन सा है बेटा? कौन सा है? कार्बोक्सिन, जिसका ट्रेड नेम क्या है? वीटावेक्स। बाजार में अपने को किस नाम से मिलता है? वीटावेक्स के नाम से मिलता है। फंजीसाइड है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है। क्वेश्चन आ जाए कार्बोक्सिन है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है, ठीक है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है, फर्स्ट डिस्कवर्ड फंजीसाइड है, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड फंजीसाइड है, ठीक है। किसके द्वारा खोजा गया है? स्मेलिंग और कुल्का के द्वारा। स्मेलिंग और कुल्का दो वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा। कब खोजा गया है? 1966 में खोजा गया है बेटा। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। फिर आता है इंपॉर्टेंट, ये तो होगा हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कैसे आई। अब आता है विद स्पेशल रेफरेंस वैज्ञानिकों के बारे में, तो वो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी बेटा। ये लो, इंपोर्टेंट साइंटिस्ट। पहला था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। खूब नाम सुना होगा आपने, सेल बायो जब पढ़ते हैं, कोशिका विज्ञान जब पढ़ते हैं 11वीं 12वीं 10वीं में आपने पढ़ा होगा। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इसने क्या किया था? ही डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल बेटा, पहली जीवित कोशिका की खोज की थी, पहली जीवित कोशिका। अब यहाँ पे एक चीज समझना, थोड़ा सा मजा आएगा बेटा। पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, फर्स्ट लिविंग सेल, डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। और उसको क्या नाम दिया? बैक्टीरिया के रूप में देखा था, और इसको दिया एनिमलक्यूल नाम दिया बेटा। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया। स्टोरी समझना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इसने क्या किया? फर्स्ट लिविंग सेल खोजी, और बैक्टीरिया इसने देखा सबसे पहले। बैक्टीरिया जीवित होता है ना, जीवाणु जीवित होता है, तो उसने, और एक कोशिका ही तो होता है जीवाणु, तो उसने बैक्टीरिया को खोजा पहली जीवित कोशिका के रूप में, और क्या नाम दिया उसे? एनिमलक्यूल नाम दिया बेटा। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल उसको नाम दिया। अब यहाँ पे आपको रहता है कि कोशिका की खोज किसने की, सब करता हूं। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है फर्स्ट टाइम सेल रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। फादर ऑफ, अगर इसका बात करते हैं साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका किसने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रिक उनमें आएगा। अपन बात कर रहे हैं रॉबर्ट हुक की बेटा। सबसे पहले कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, पर दिक्कत क्या थी? उन्होंने की थी डेड सेल की। बोतल का जो कॉर्क आता है, ढक्कन, उसके अंदर उसने कोशिका की खोज की, पर वो क्या थी? मृत कोशिका थी। क्या थी बेटा? मृत कोशिका। और सबसे पहले अगर सेल की बात करें ना कोशिका की, तो वो उसी ने की थी, इसी बंदे ने की थी, रॉबर्ट हुक ने ही। कोशिका की सर्वप्रथम खोज की रॉबर्ट हुक, पर वो मृत कोशिका थी। उसके बाद में सेकेंडली एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की बैक्टीरिया के रूप में खोज की, और उसे एनिमलक्यूल नाम दिया बेटा। आगे चलते हैं। ही डिस्कवर्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की सबसे पहले? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सूक्ष्मदर्शी की खोज की, माइक्रोस्कोप की, तभी तो उसने जीवाणु को देखा जीवित कोशिका में कि यार इसमें मूवमेंट कर रहा है। रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज कर दी थी कि ये कॉर्क के अंदर ये कोशिका है, ये इसमें ऐसे पाया जाता है। फिर इसने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी की, लेंस वाले की खोज की, उसमें जाके देखा ऐसे, जैसे मेरे को तुम दिख रहे हो हिलते हुए, ठीक है। तो उसने कहा यार इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, ये क्या है? लिविंग सेल है। उसको नाम क्या दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया। और जब उसके बारे में ज्यादा रिसर्च किया तो क्या निकला बेटा? बैक्टीरिया निकला था वो, ठीक है। आगे चलते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इसको बोलते हैं। अब आ गया अपना भाई साहब एंटोन डी बेरी, जो कि क्या है अपना? एंटोन डी बेरी। देखो दो वैज्ञानिक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल, माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोबायोलॉजी फादर। देन आता अपना एंटोन डी बेरी। इसने क्या किया? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड, प्लांट पैथोलॉजी का विश्व में जनक है। क्यों बन गया बेटा जनक ये? जब भाई क्या 1845 में आयरलैंड में अकाल पड़ा था, आलू में पछेती झुलसा फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस कवक के कारण, उस टाइम एंटोन डी बेरी ने लगाया दिमाग और उस पे ज्यादा से ज्यादा काम किया, और उसके बाद ही पैथोलॉजी की खोज हुई, ब्रांच बनी, और इसको जनक बना दिया गया। फिर भारत में कौन था? ईजे
इजे बटलर, ये कौन था भाई, भारत के अंदर पैथोलॉजी का जनक। यहाँ पे देखो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड, कहानी याद है ना, वो 1800 वो अकाल पड़ा था आयरलैंड में आलू में। फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट पैथोलॉजी इसी को कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट, आधुनिक जो प्रयोग किए वो इसी ने किए थे। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी भी इसी को बोलते हैं। फादर ऑफ डिटेल स्टडी ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आ गया नाम, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती झुलसा। फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस, कवक, आयरिस फेमाइन, आयरलैंड में अकाल 1845, ठीक है। डिस्कवर्ड हेटेरोसियसी नेचर ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का जो रोली रोग है उसका जो हेटेरोस्टिलिटी नेचर है उसके बारे में ही इसने खोज की। और क्या क्या टर्म्स इसने दी, देखो बायोट्राफ्स, बायोट्राफ्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा चौथी क्लास में, अभी अपन सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट, पैरासाइट होते हैं परिजीवी, ठीक है। फैकल्टेटिव स्प्रोफाइट, मृतोपजीवी, उनकी इसने खोज की या उनके बारे में जो टर्म है वो इसने दी थी। आगे देखते हैं बेटा, माइकेली, फिर आता है अपना पीए माइकेली। कौन आता है, पीए माइकेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी इन वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर माइकोलॉजी का फादर पूछे तो ये है। और पूछे एंटोनी वॉन ल्यूएनो किसका जनक है, जीवित कोशिका का। एंटोन डी बेरी किसका है, एंटोन डी बेरी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट पैथोलॉजी और फादर ऑफ आपका जो पोटैटो डिजीज है उसके बारे में भी उसी ने सबसे पहले आयरलैंड अकाल के बारे में खोजा था। अब आता है पीए माइकेली, पीए माइकेली की किताब चलती है फादर ऑफ माइकोलॉजी इन, माइकेली से माइकोलॉजी वर्ड के अंदर, ठीक है। नोवा प्लांटेनेरम जेनेरा, नोवा प्लांटेनेरम जेनेरा इनकी एक किताब चलती है बेटा। उसके बाद में आता है रॉबर्ट हैटिंग, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। रॉबर्ट हैटिंग, रॉबर्ट हैटिंग क्या है, फॉरेस्ट पैथोलॉजी का जनक है, याद नहीं भी रहे तो चलेगा। फिर आता है एच.एम. वार्ड, एच.एम. वार्ड क्या आता है बेटा, एच.एम. वार्ड, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, वैज्ञानिकों के नाम पढ़ रहे हैं बच्चा। फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी। उसके बाद आता है बेटा कौन सा, केरोलस लीनियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना भाई साहब है ये अपने केरोलस लीनियस। इन्होंने क्या दिया, द्विनाम पद्धति, जो आप पढ़ते हो ना नोमेनकल्चर, द्विनाम पद्धति इन्होंने ही दी थी वो। गिव बायोनोमियल नोमेनकल्चर इन हिज बुक, कौन सी, सिस्टेमा नेचर, महत्वपूर्ण है। सिस्टेमा नेचर किसकी किताब है, सिस्टेमा नेचर किसकी किताब है, केरोलस लीनियस की है। केरोलस लीनियस ने क्या किया, द्विनाम पद्धति, वर्गीकरण की जो पद्धतियां हैं क्लासिफिकेशन वो उन्होंने दी थी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गी की ये जनक कौन है, केरोलस लीनियस, केरोलस लीनियस। फादर ऑफ वर्गी की, टैक्सोनॉमी का जनक कौन है बेटा, केरोलस लीनियस। फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीवों का जो क्लासिफिकेशन किया उसका भी जनक यही है। इसने दूसरी बुक निकाली अपनी स्पीसीज प्लांटेनेरम, स्पीसीज प्लांटेनेरम, स्पीसीज प्लांटेनेरम। पहली बुक कौन सी थी, सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर और स्पीसीज प्लांटेनेरम, दोनों किताब किसकी है बेटा, केरोलस लीनियस की। और क्या किया है केरोलस लीनियस ने, वर्गीकरण का जनक है और द्विनाम पद्धति इसने दी है बेटा। आगे चलते हैं, फिर आता है बेटा टिलेट, कौन आता है, टिलेट। टिलेट ने क्या किया था, पब्लिशिंग पेपर ऑन बंट, जो बंट रोग है उसके ऊपर इसने पेपर निकाला था, ठीक है। और बंट रोग किससे होता है, बंट या स्टमकिंग रोग या कवर्ड स्मट या ये, ठीक है, बाल स्मट जिसको बोलते हैं, क्या होता है, किस में लगता है बाद में पढ़ेंगे, पर सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। टिलिसिया ट्रिटिसाई फंगी एक कवक है, उससे ये होता है। फिर आता है प्रीवोस्ट, ये क्या है, प्रीवोस्ट क्या है, वैज्ञानिक का नाम बेटा। इसके पापा को और कोई नाम याद नहीं आया, ठीक है, मंगल वंगल कुछ भी निकाल देता इसका, ठीक है, राधा मोहन निकाल देता, नरेंद्र निकाल देता, कुछ भी निकाल देता, चरण निकाल देता, चमन निकाल देता, ठीक है, विकास निकाल देता, राधा निकाल देता, पर इसने क्या निकाला, प्रीवोस्ट। थोड़ा मॉडर्न टाइप का कूल लगेगा, है ना। प्रीवोस्ट वैज्ञानिक ने क्या किया, यूज ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट का यूज किया, किसके लिए, कंट्रोल ऑफ बंट ऑन व्हीट, व्हीट के अंदर डिजीज के नियंत्रण के लिए। और क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण, प्रीवोस्ट ने क्या किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है AO के अंदर पैथोलॉजी में, डिस्कवर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ बंट फंगी, जो बंट रोग फैला रहा है व्हीट के अंदर उसकी जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में खोज की किसने बेटा, प्रीवोस्ट ने की। आगे देखते हैं बेटा जल्दी से, ब्रीफेल्ड, ब्रीफेल्ड नाम का वैज्ञानिक है, उसने फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक, जो शुद्ध संवर्धन तकनीक आती है ना, टिश्यू कल्चर वगैरह आते हैं उसमें आता है ये, ठीक है। फिर आता है रॉबर्ट कोच, फादर ऑफ माइक्रोबाइयल टेक्नोलॉजी ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इसको कहते हैं, किसको, रॉबर्ट कोच को। आगे देखते हैं टीजे बुरिल, टीजे बुरिल
टीजे बुरिल एक वैज्ञानिक था, टीजे बुरिल, जिसने 1882 में क्या किया, डिस्कवर्ड फर्स्ट बैक्टीरियल इन प्लांट फेज फायर ब्लाइट ऑफ पियर। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको समझो, देख इसको समझना, अब समझ में आएगा। ये लो, कहाँ गया यार पेन मेरा, हाँ, टीजे बुरिल। बेटा टीजे बुरिल जो वैज्ञानिक था, उसने 1882 में क्या किया, नाशपाती के अंदर जो दर्द अंगमारी रोग है, देखो डिस्कवर्ड फर्स्ट बैक्टीरियल, जीवाणु से होने वाला पहला, ठीक है, वो खोजा इसने नाशपाती के अंदर। कोजल ऑर्गेनिज्म में क्या था, इर्विनिया एमाइलोफोरा, इर्विनिया एमाइलोफोरा, ये क्या है, टीजे बुरिल ने। तो ये होती है आपकी पैथोलॉजी की सेकंड क्लास एंड, जिसमें हमने क्या देखा है, पैथोलॉजी की हिस्ट्री मतलब इतिहास, और 10 इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक देखे हैं, जिनमें से 3 तो नॉर्मल है, बाकी 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करने हैं। हिस्ट्री में हमने 6 रोग देखे हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बंगाल में अकाल, आयरलैंड में अकाल, है ना बेटा, और लीफ रस्ट कॉफी का, ये चीजें हमने देखी है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा और याद हुआ होगा। इतने तो लंबे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, ताकि अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स आए और आगे हम क्लासेस स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड लव यू। ओके, बाय बाय।